प्यारे भाइयों, आप लोग का नितेश में से स्वागत है। हम आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त और अपने सीजीएल की तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे जी, मस्ती में पढ़ाई कर रहे होंगे। और ये जो वीडियो है ना, ये आपके मॉक टेस्ट 3 का सॉल्यूशन है। तो पिछली रात में आपको मॉक टेस्ट 3 अपलोड कर दिया गया था चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, और आशा करते हैं पूरा का पूरा बना लिया होइएगा। ये इसमें आप देख के पता कर लें कौन सवाल आपका गलत है, कौन सही, कितने गलत है। कितने सही, कितने गलत है उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालना। ताकि कम से कम थोड़ा आइडिया तो लगे ना आप कितना बनाए थे, कितना लोग नहीं बनाए थे, ठीक है जी? और हम ये मानते हैं हर 10 बच्चे में से 1 बच्चे कमेंट करते हैं, मतलब अगर मान लो 10 बच्चा बनाया होगा तो उसमें से 1 बच्चा कमेंट करेगा। हम ये मान के चलते हैं और जनरली ऐसा होता है, पुराना एक्सपीरियंस है। जैसे क्लासरूम में क्या होता था जी, बहुत सारे बच्चे बनाए तो कुछ बच्चे नहीं हाथ उठाते थे, क्यों? उनको शर्म लगता था हाथ उठाने में। बहुत सारे बच्चे यहाँ भी सेम सेम सिस्टम यहाँ भी अप्लाई होता है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूँ, छोटा-सा बात है, उसके बाद मैं सॉल्यूशन पे आ जाता हूँ। देखिए, एक्चुअली हमारे पास नौकरी भी है और उस मैं पढ़ाता भी हूँ। तो फुल टाइम टीचर नहीं हूँ भाई, इसलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो एक दिन में नहीं प्रोवाइड कर पाऊँगा। क्योंकि अकेला आदमी हूँ मैं, और अकेले आदमी में आपको जी पूरा का पूरा कंटेंट भी बनाना है, क्या पढ़ाना है, मॉक टेस्ट आपको पता है, एक मॉक टेस्ट बनाने में हमको लगभग 4 से साढ़े 4 घंटा लग जाता है, एक मॉक टेस्ट तैयार करने में। तो पॉसिबल ही नहीं एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो अपलोड हो, उसके अलावा भी दूसरे-दूसरे चैप्टर अपलोड हो पाए। मैं कोशिश कर रहा धीरे-धीरे आपका सारा काम कर दूँ, ठीक है जी? और भी मैं आपको कंटिन्यू मैं डेली आपसे मिलूँगा, बट आप चाहेंगे एक दिन में बहुत ज़्यादा अपलोड हो जाए, बस थोड़ा समय की किल्लत है। अगर आप समय एक दिन में 40-50 घंटा कर दीजिए ना, 24 घंटा के बजाय 40-50 घंटा कर दीजिए, तो हम गारंटी 3-4 को वीडियो डाल देंगे। लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं है ना, इसलिए हमारे पास भी समय का कमी रहता है। चलिए इसी समय को ना मस्ती में पढ़ाई करते हैं और इसी समय में ज़्यादा एफिशिएंसी, ज़्यादा आउटपुट लेके हम काम करें, तो अपना काम हो सकता है। ठीक है दोस्त, चलो आगे शुरुआत करते हैं और हम पहले सवाल पे टपकते हैं। देखिए दोस्त, जो आपका पहला सवाल है ना, दुनिया का सबसे आसान सवाल है और सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला है। जो एक ट्रेपीजियम है जिसके पैरेलल साइड का लेंथ दे रखा है 12 और 9 और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 है, तो आपको बताना है एरिया। दुनिया जानता है, ये क्लास 8 में यूज़ आता है सबसे पहली बार। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? तो ट्रेपीजियम का एरिया होता है जी 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो देखिए यहाँ पे, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, और पैरेलल साइड कितना-कितना है? 12 है और 9 है। तो 12 प्लस 9 इंटू उसका डिस्टेंस कितने का बीच में है जी? 20 है। तो एक अब इसका फिगर नहीं बनाएँगे पेपर में। ये नहीं जो पूरा सब्जेक्टिव टाइप बना रहे हैं। आंसर कितना आ गया? 210 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। समझ पाए कि बहुत आसान सवाल था, बस रिवीजन करवाना था ताकि आप बना लें। आइए अगले सवाल पे आइए। अच्छा, कभी-कभी ना नॉन पैरेलल साइड का लेंथ भी दे दिया जाता है, फिर आपसे एरिया पूछता है ट्रेपीजियम का। जब नॉन पैरेलल साइड का लेंथ दिया जाता है तो एक नॉन पैरेलल साइड के रिस्पेक्ट में दूसरा पैरेलल साइड ड्रॉ करते हैं, फिर एक ट्रायंगल बनाते हैं, उस ट्रायंगल से हाइट निकालते हैं, और जब उस ट्रायंगल से हाइट निकल जाते हैं तो पूरे ट्रेपीजियम का एरिया निकाल देते हैं। क्या वैसे सवाल की प्रैक्टिस कर लेना। अब देखो सवाल क्या है, अगला सवाल है, एक पर्सन है जिन्होंने 25 आर्टिकल को 2500 में बेचा, तो 25% का नुकसान हुआ। अच्छा जी, तो कितने वस्तु को वो 2400 में बेचेगा तो 20% का फायदा होगा। दुनिया जानता है एक फार्मूला आता है, क्या फार्मूला आता है जी? नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटू नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटू 100 प्लस माइनस परसेंटेज डिवाइडेड बाय रुपीज बराबर, बस उसी को इक्वेट कर देते हैं। अब देखिए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना है आपका? शुरू में आपका 25 है, और कितने परसेंट का लॉस है बाबू? 25% का लॉस है। तो 25 को क्या लिखेंगे? 100 माइनस 25 मतलब जी 75। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा, 25 गुने 75 डिवाइडेड बाय कितना जी? 2500 बराबर कितना नंबर ऑफ आर्टिकल है बताइए? वो तो नहीं पता, उसको क्या मान लेते हैं? एक्स इंटू, अब कितने परसेंट का प्रॉफिट है? 20% का, तो इस 20% को क्या लिखिएगा जी? 100 प्लस 20 मतलब 120। तो x इंटू 120 डिवाइडेड बाई कितना रुपया है जी? 2400। हमेशा रुपया को नीचे लिखिएगा, इस बात को याद रखिएगा। आइए, अब आप यहाँ से काट खुर दीजिए। 25 से कितनी बार में काटेंगे? 25 से 100 बार में काटेंगे। 120 से कितनी बार में काटेंगे? 20 बार में काटेंगे। और 20 से इसको काट दीजिए, 20 से कितनी बार में? 5 बार में। और 5 से इसको काट दीजिए, 5 से कितनी बार में? 15 बार में। x का वैल्यू आ गया 15, आर्टिकल हो गया, आपका आंसर आ गया। बस, ऑप्शन नंबर ए। समझ पाए क्या? बहुत आसान था ये कॉन्सेप्ट, कठिन नहीं था। अक्सर ये सवाल अक्सर आते रहते, आर्टिकल्स वाला सवाल। अगर आपको आर्टिकल्स का वीडियो देखना है तो पूरे आर्टिकल से 4 टाइप के सवाल बनते हैं। वो चारों टाइप का सवाल टोटल 15-16 सवाल में कंप्लीट करवा दिए गए। जाइए आप चैनल पे देख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस के प्लेलिस्ट में। चलिए दोस्त आगे बढ़िए, अगले सवाल पे। ऐसे सवाल भी अक्सर दिए गए हैं उसमें। अभी देखो अगला सवाल तुम्हारा क्या है? ये सवाल ऐसे अक्सर मेंस में पूछे जाते हैं, पीटी में भी आते रहते हैं बार-बार।
जो एक आर्टिकल है जिसको कुछ प्राइस पे बेचा गया, अगर उसके सारे 62% पे बेचा जाए तो 16.66% का नुकसान होता है। तो बताइए अगर जितना में पहले बेचा गया तो उसके 80% पे बेचा जाए तो कितने परसेंट का फ़ायदा होगा? आसान सवाल है, डरना नहीं है आपको। देखिए दुनिया जानता है 62.5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 5/8। 62.5% का फ्रैक्शन कितना हो गया? 5/8। अब देखिए सवाल में बोला है अच्छा इस 8 को अपने मन से 800 मान लो, 5 को अपने मन से 500 मान लो। चलो, सवाल में बोला है जो पहले अगर 800 में बेचते थे तो अब इसके सारे 62% पे मतलब 500 पे बेचते हैं। देखिए जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो डिनोमिनेटर में होता है। बोला ना सारे 62% ऑफ दिस प्राइस किसका? पुराने वाले का। तो हम मानते हैं स्टार्टिंग का SP1 आपका कितना है जी? 800 है। तो SP2 मतलब वो ओरिजिनल है, ओरिजिनल SP1 हो गया। तो SP2 कितना है? 500 है। और इस 500 पे प्यारे भाई, इस 500 पे क्या हो रहा है जी आपको? वेट, थोड़ा इसको ऊपर करते हैं। इस 500 पे 16.66% का नुकसान है भाई। तो 16.66% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/6 होगा। अच्छा इसको इधर लिखते हैं, ठीक ना? 16.66 को इधर लिखते हैं ताकि थोड़ा-सा जगह का किल्लत ना हो। 16.66% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/6। तो दोस्त यहाँ से सीपी कितना 6 और एसपी कितना मेरे भाई 5। और देखिए 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 500 दिया हुआ है तो 6 का वैल्यू 600 हो जाएगा। यस सर। तो 5 का वैल्यू आपका 500 है तो 1 का वैल्यू 100, तो 6 का वैल्यू कितना हो गया? 600 और ये हो गया आपका सीपी। सीपी तो हमेशा कांस्टेंट होगा भाई। बोला है क्या सीपी बदला है? नहीं बदला है। अब बोल रहा है ओरिजिनल एसपी के 80% पे बेचेंगे। तो इसके 80% पे बेचिएगा। तो 800 का 80% कितना होगा जी? 640। ये हो गया आपका एसपी। अब बोल रहा है ना जो अगर आप 640 रुपये में बेचेंगे तो कितने परसेंट का फायदा होगा? बोले गुरुजी 640 में बेचेंगे और सीपी कितना है? 600, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 40 रुपया हो गया। यस सर। तो प्रॉफिट परसेंट आपका कितना हो जाएगा? 40 बटे सीपी के रिस्पेक्ट में 40 बटे 600 और गुने कितना प्यारे भाई? 100। चलिए काट दीजिए इसको। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 20 बार में, 20 से और 2 से 3 बार में, 20/3 का मतलब 6.66%। अरे हाँ, या ना? बहुत आसान सवाल था, बस आपको समझना था। बोला गया था साढ़े 62% पे बेचा जाता है, तो साढ़े 62% पुराने के रिस्पेक्ट में, साढ़े 62% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। दुनिया जानते है, देखो एक्चुअली साढ़े 12 गुने 5 होगा, तो साढ़े 12 का 1/8, तो साढ़े 12 गुने 5 मतलब 5/8। ठीक है जी? आसान सवाल है। आइए, आगे देखिए भाई। देखिए अगला वाला जो सवाल है ना ये मोस्ट रिपीटेड सवाल है। पहले भी ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते थे और अभी भी पूछे जाते हैं। वेट, थोड़ा इसको इधर करने दो और अभी भी पूछे जाते हैं। आइए, देखिए इस सवाल को देखिए। क्या बोल रहा है 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 14 बराबर समथिंग समथिंग दिया हुआ है। आपको 9a प्लस 4b माइनस c का वैल्यू बताना है। जब भी ऐसा एक्सप्रेशन है ना कोशिश करो सिंगल सिंगल स्क्वायर बनाने का। क्यों? क्योंकि ए भी है, बी भी और सी भी है। तो यहाँ पे अभी समझ में आएगा आपको हम कहना क्या चाह रहे हैं। सबको आपकी पट्टी ले आइए। जब आप सबको एक साइड लाइएगा तो देखना उसमें भी आपको दिमाग लगा के अरेंज करना है। मैं पहले यहाँ पे लिख रहा 9a स्क्वायर। अभी देखिए, अब आप देखिए आरएचएस में 4 इंटू 3 है। तो कोशिश करो ए वाले को एक साइड लिखने का, बी को एक साथ लिखने का, सी को एक साथ लिखने का। तो 4 गुने 3 है कितना? 12 ए आएगा। तो इधर कितना आ गया? -12 ए। ठीक है ना? प्लस 4b स्क्वायर हो गया जी। और 4 से बी में गुना कर दो तो कितना आ गया? -4b आ गया। अब प्लस सी स्क्वायर और 4 से -3/2 में गुना कीजिएगा। तो 4 से 3 बटा 2, 2 बार में कटेगा तो 2 तिया 6 हो जाएगा। माइनस है तो प्लस आ जाएगा। प्लस का 6c। अब प्लस 14 बराबर कितना आ गया? 0 आ गया अब दोस्त। सच पूछो तो इस 14 का सवाल में कोई काम नहीं क्योंकि ऑलरेडी बन जाएगा। अभी देखना एक्चुअली होगा क्या। अब देखो 9 है ना, कोशिश करेंगे ए को अपने साथ लिख के होल स्क्वायर बना ले, बी को अपने साथ लिख के होल स्क्वायर बना ले, सी को अपने साथ लिख के होल स्क्वायर बना ले। इधर देखिए 9a स्क्वायर को अब क्या लिख सकते हैं? 3a का स्क्वायर। और ये देखो 12a है ना, तो सोचो कहीं न कहीं यहाँ पे 2a भी छुपा होगा। तो 2 इंटू देखो किसका स्क्वायर है? 3a का स्क्वायर है तो यहाँ पे 3a लिख दो। कितना आ गया? 3 दूना 6 तो 2 और है तब तो 12a आएगा। अरे 2 इंटू 3 है तो 6 से तो आ गया, लेकिन 12a तुमको चाहिए तो एक्स्ट्रा यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है जी? चलिए 4b स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2b स्क्वायर माइनस 2 इंटू किसका स्क्वायर है? 4b का 2b का स्क्वायर है। तो पहले 2 इंटू 2b लिखो। एक्चुअली ऊपर में लिखा हुआ है 4b, तो यहाँ पे 2 इंटू 2b 4b आ गया। यस सर। तो एक एक्स्ट्रा 1 ले आओ, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं है। प्लस आइए अब सी स्क्वायर है तो सी का ही स्क्वायर है। तो यहाँ पे अब हमको 6c को देखना है। तो 2 इंटू सी क्योंकि सी का स्क्वायर था तो 2 इंटू सी 2c ही हुआ, तुमको 6c लाना है तो इंटू क्या कर दो? 3 कर दो। अब प्लस का 14 बराबर क्या है? 0। अभी देखो एक्चुअली ये वाला जो टर्म है ना ये कहीं न कहीं देखना
3a माइनस 2 का होल स्क्वायर है। अभी हमको पहले लिखने दो, फिर मैं तुमको बता दूंगा, अभी तुम्हें समझ में आएगा। फिर देखो 2b माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर ये देखो ना, फिर हमको बताना गलत है या सही है। फिर तुम्हारा क्या आ जाएगा, c प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। अरे सर वो 14 कहाँ गया? अब सोचो सोचो, 3a माइनस 2 का होल स्क्वायर खोलो तो 3a माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो एक्चुअली 3a माइनस 2 का होल स्क्वायर क्यों लिखे, क्योंकि देखो 3a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3a इंटू समथिंग है, तो इंटू समथिंग है मतलब 3a माइनस 2 का होल स्क्वायर है। समथिंग का मतलब वहां पे 2 था। अब देखिए 2b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2b इंटू 1 मतलब 2b माइनस 1 का होल स्क्वायर है। और वहां पे देखिए c स्क्वायर है मतलब सिंगल c, एक्स्ट्रा 3 भी है तो c प्लस 3 का होल स्क्वायर। सर 14 कहाँ गया? अभी खोलो, 3a माइनस 2 का होल स्क्वायर खोलोगे तो माइनस 2 का स्क्वायर क्या 4 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो 9 4 13 1 14, वही चीज वहां पे लिखा हुआ है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है ना, एक बात समझो, यहाँ पे स्क्वायर का सम 0 है, यहाँ पे स्क्वायर का सम 0, अगर स्क्वायर का सम 0 मतलब अपने आप में 0 होता है। तो 3a माइनस, ये सब कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता है, ये प्रीवियस ईयर है। 3a का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए 2b माइनस 1 बराबर 0 है, तो 2b का वैल्यू कितना हो गया, 1 आ गया। और c प्लस 3 बराबर 0 है, तो c बराबर कितना आ गया दोस्त, माइनस 3 आ गया। तुमको किसका वैल्यू चाहिए, 9a प्लस 4b माइनस c, 9a प्लस 4b माइनस सी। अब बात को समझो, 3a का वैल्यू 2 है तो 9a का वैल्यू क्या होगा, 3 गुना कर दो। अरे 3a का वैल्यू 2 है तो 9a का वैल्यू क्या होगा, 3 से गुना कर दो मतलब 6 हो जाएगा। 2b का वैल्यू 1 है तो 4b क्या चीज, 2 से गुना कर दो, ये मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा। और c का वैल्यू कितना है, माइनस 3, तो यहाँ पे माइनस 3 चिपका दो, तो 6 प्लस 2 प्लस 3 कितना आ गया, 6 2 8 3 11। आसान सवाल, तो बस ऐसे सब अक्सर आए। आई होप आपको ये पहले से बनाया होंगे। ठीक है दोस्त, देखो आगे, आगे आओ। देखो अगला सवाल है ना, अगला सवाल इसलिए दिया गया था कि आपको दोनों कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दूं मैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी है, एंड एक्स का वैल्यू नहीं है। एक्स का वैल्यू 1/3 बोला, नहीं लेने को, तो एक्स का वैल्यू बताना है। एक्चुअली समझो, जब भी ऐसा केस आता है, देखना, जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3 ABC, ये तभी होगा जब दो कंडीशन होगा। पहला कंडीशन क्या होगा जी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ये पहली बार होगा तब ऐसा होगा। और दूसरी बार क्या होगा, ए बराबर बी बराबर सी हो। आया समझ में? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3 ABC, ये दो ही कंसेप्ट, दो ही इसका क्राइटेरिया होने का, कब जी, कब, जब ए प्लस बी प्लस सी 0 हो या ए बराबर बी बराबर सी हो। ठीक है जी, आइए मैं पहले वाले पे इसको लेके चलता। तो उस पहले वाले पे अगर आप लेके चलोगे तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3x माइनस 1 है, बी का वैल्यू क्या है, 4x माइनस 3 है, और सी का वैल्यू क्या है, 2x माइनस 1 है, बराबर क्या होगा, 0 होगा। जोड़िएगा तो 4 3 7 2 9x, और 3 2 5, एक मिनट रुक जाओ, -1 -3, अच्छा +1 है ना, देखे कि नहीं देखे, अभी गलती हो जाता, -1 से +1 कट गया, -3 बराबर 0। यहाँ पे 9x का वैल्यू 3 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया, 3/9 मतलब 1/3। लेकिन ये तो नहीं लेना, आपको बोला गया ना x बराबर, x इक्वल टू 1/3 नहीं लेना। जब ये नहीं लेना, इसका मतलब ये दूसरा वाला कंडीशन आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे a बराबर b बराबर c है, मतलब आप किसी भी दो को बराबर कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। तो 3x माइनस 1 बराबर 4x माइनस 3, क्योंकि a बराबर b है। आइए, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, डेट इज ऑप्शन नंबर सी। चलते चलते, अरे हाँ या ना, समझ पाए क्या? तो आराम से ऐसे सवाल के जवाब सब आराम से आ सकते हैं। अब देखिए एक बात समझिए आप, यहाँ पे अच्छा ऐसे तुम सोचोगे, गुरुजी ए और बी बराबर, ए और बी को इक्वल किए तब कैसे आंसर आ गया, बी और सी पे नहीं आ सकता, एकदम आ सकता है। देखो 4x माइनस 3 बराबर 2x प्लस 1, वहां से भी कैलकुलेट करो, वहां से भी x का वैल्यू 2 ही आएगा। आया ना, आया समझ में आपको? चलिए ठीक है, तो ऊपर वाला, हाँ 4 3, चलिए सही है सही है। हमको लगा था एक सवाल ही छोड़ दिए थे। चलो आओ देखो अगला सवाल, देखो अगला सवाल बहुत आसान है, समझना। 10% डिस्काउंट देने के बाद, आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 8%, फाइंड द मार्कअप परसेंटेज। देखो मार्कअप परसेंटेज का मतलब क्या होता है, सीपी से कितना बढ़ा के लिखे, अक्सर आता है ये सवाल। और देखो जब भी डिस्काउंट परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट दिया जाए, एक रिलेशन बनता है सीपी और एमपी का। सीपी और एमपी का एक रिलेशन बनता है, क्या बनता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अनुपात 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है जी, कितना डिस्काउंट दिए आप, 10% का डिस्काउंट दिए हैं, तो कितने का फायदा हो गया, 8 का हो गया, मतलब 90 अनुपात 108।
अगर आप 18 से काटेंगे तो 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, मतलब सीपी 5 है और एमपी 6 है। तो 5 का समान और 6 बढ़ा के लिख दिए हैं, मतलब आप 1 बढ़ाए हैं। कितने में बढ़ाए हैं? 5 में बढ़ाए हैं। 1/5 गुने 100। आपका जवाब कितना आ गया? 20%। यही आपके सवाल का जवाब है। ऑप्शन नंबर सी चलते। अरे हाँ, है ना? समझ पाए क्या? बहुत आसान चीज़ था, बहुत आसान चीज़ था ये। अब देखिए, अगला सवाल ये मोस्ट रिपीटेड सवाल आता है, अक्सर ये सवाल पहले पूछे जाते थे, अभी थोड़े कम हो गए लेकिन आने की संभावना है। देखो क्या है, एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है तुम्हारा जिसमें एबी इज पैरेलल टू डीसी है। चलिए ट्रेपीजियम बनाते हैं, फोटो बनाते हैं पहली बार। आई, देखो ये आपका ट्रेपीजियम है, ए बी सी और डी। कौन किसका मिड पॉइंट है जी? लेंथ ऑफ ए बी, अच्छा ए बी का वैल्यू 12 है और डी सी का वैल्यू कितना है? 9 है। ई और एफ मिड पॉइंट है जी। ई किसका मिड पॉइंट है? ए डी का। और एफ किसका मिड पॉइंट है जी? बी सी का। चलो इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिला दिए तो एक्चुअली आपसे इसी दोनों का तो ई एफ का ही तो लेंथ पूछा है। दुनिया जानता है जब भी ये मिड पॉइंट हो तो ई एफ बराबर क्या होगा? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 1/2 प्लस 1/2 इंटू ए बी प्लस डी सी, मतलब 1/2 इंटू ए बी का वैल्यू कितना है? 12, 12 प्लस 9 कितना आ गया? 21, और 21/2 कितना आ गया? 10। ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है मेरे भाई, सबसे चर्चित प्रॉपर्टी। सर ये कहाँ से आए? प्रॉपर्टी है। देखो जब नॉन पैरेलल साइड का मिड पॉइंट हो तो क्या होता है? उसका लेंथ 1/2 इंटू ए बी प्लस डी सी। और ई और एफ क्या होता है? जब डायगोनल का मिड पॉइंट हो तो क्या होता है? पैरेलल साइड के डिफरेंस का आधा होता है, मतलब 1/2 इंटू ए बी माइनस डी सी। आप जब भी ये पढ़े होंगे आपके टीचर जरूर ये पढ़ाए होंगे और इसको प्रूव भी करवाए होंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखो अगला सवाल तुम्हारा क्या है? सवाल नंबर 8, मतलब सबसे चर्चित सवाल है ये भाई, जो मैन वुमेन का रिलेशन देके आपसे फिर से अंतिम में आपसे पूछा कितने दिन में काम करेगा। अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं और इतना बार ये सवाल पूछा गया जब इस सवाल का थोड़ा वैल्यू घट गया अपने नजर से। देखो क्या है, 2 आदमी और 7 महिला किसी काम को 28 दिन में करते हैं, तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2 मैन प्लस 7 वुमेन कितने दिन में जी? 28 दिन में। और यहाँ पे 6 मैन प्लस 16 वुमेन कितने दिन में काम कर रहा है जी? 6 मैन प्लस 16 वुमेन कितने दिन में काम कर रहे हैं जी? 11 दिन में काम कर रहा है। ऐसे सारे सवाल का सॉल्यूशन आपको मतलब कॉन्सेप्ट वाइज ये टाइम एंड वर्ड की प्लेलिस्ट में होगा, जाइए देख लीजिएगा। अभी तो नया नया ही हुआ चैनल का, बट मैं कोशिश किया बहुत कुछ करवा देने का इतना जल्दी ही। देखिए 2 मैन प्लस 7 वुमेन 28 दिन में काम करते हैं और 6 मैन प्लस 16 वुमेन 11 दिन में काम करते हैं। यहाँ से मैंने काम की इक्वेट कर दिया तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का अनुपात चला आएगा। हाँ, 28 दूना कितना आ गया? 56 मैन और 28 सत्ते 196 वीमेन बराबर 11 छक्के 66 मैन प्लस 11 16 कितना आएगा? 176 वीमेन। तो पहाड़ा सब तो आपको याद होगा जी। 10 मैन बराबर कितना आ गया? यहाँ से 20 वीमेन, यहाँ से मैन बाई वीमेन का अनुपात कितना आ गया? 2:1। और ये एक्चुअली क्या आ गया जी? इफिशियंसी आ गया। जब भी ये बात है इसके बाद आप सबसे पहले क्या काम करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। अब देखो टोटल वर्क निकालने के लिए नदी के किसी हिस्से साइड रख दीजिएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। मतलब या तो एलएचएस में रख दो या तो आरएचएस में रख दो। देखो एलएचएस में रखते हैं, 2 इंटू मैन है तो मैन की जगह पे 2 रखेंगे क्योंकि मैन का एफिशिएंसी 2 आया। 7 गुने 1 इंटू 28, इसको पूरा मत गुना करना। 7×4 = 11, 11 गुने 28 यूनिट आपका टोटल वर्क हो गया। 11 गुने 28 यूनिट आपका क्या हो गया जी? टोटल वर्क हो गया। अब देखिए आपको क्या बोल रहा है सवाल में? अब बोल रहा है 3 पुरुष और 1 महिला। देखो ना सवाल में क्या है? 3 पुरुष और 1 महिला इसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? अब देखो तो डेज बराबर क्या होगा? तो 11 गुने 28 को कौन-कौन कर रहा है? 3 पुरुष और 1 महिला काम करवा देते हैं। तो 11 गुने 28 और बताइए मेल का एफिशिएंसी कितना है? 2 है और फीमेल का एफिशिएंसी कितना है? 1 है। 11 गुने 28 बटे 3 दूना 6 1 7 और 7 से कितनी बार में काट दो जी? 4 बार में काट दो। 11 चौके कितना आ गया जी? 44 दिन आ गया। और यही आपके सुंदर से सवाल के जवाब है। ठीक है दोस्त, देखो है कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी बाजीगर, बाजीगर में बाजीगर सवाल नंबर 44। तो बहुत आसान सवाल थे, ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। आइए देखिए, ये सवाल क्या, ये थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग सवाल है। एक्चुअली ये सवाल मैं तुमको इसलिए दिया ना कि हमारे सीजीएल के प्री में आया था ये सवाल। इसीलिए मैं भी कोशिश की आपको दे दूँ, इसमें 2 चीज़ आपको सिखाएँगे। देखिए 40 बच्चे का एवरेज 45 है। लेटर ऑन इट वाज़ फाउंड दैट एट 2 प्लेसेस 25 वाज़ रीड एज़ 35। इसका मतलब ये है ना 2 बार 25 की जगह पे 35 और 35 पढ़ लिया गया। एक्चुअली हम लोग जब पेपर में पढ़ते हैं ना तो
कंटिन्यू पढ़ने लगते हैं और ऐसे सवाल अक्सर आते रहते हैं जहाँ ऐसा लिखा होता है 25 को 35 पढ़ लिया गया, 38 को 32 पढ़ लिया गया। लेकिन इस सवाल में क्या लिखा हुआ है ना, 2 बार 25 को 35 पढ़ लिया गया। 2 जगह 25-25 उसको 35 पढ़ लिया गया और एट वन प्लेस और एक जगह 38 है उसको 32 पढ़ लिया गया। तो करेक्ट एवरेज क्या है? तो जब भी ऐसा आए तो हम क्या करते हैं, जो गलत है उसको माइनस कर देते हैं, जो सही है उसको ऐड कर देते हैं, तो हमारा रियल सम आ जाता है और नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। देखो 40 स्टूडेंट का एवरेज कितना है? 45 है, तो 40 स्टूडेंट का सम कितना हो जाएगा? तो 40 गुने 45 हो जाएगा। 2 जगह 25 को 35 पढ़ लिया गया है, तो -35 अब +25 है +25 आया ना? 2 जगह 25 को 35 पढ़ लिया गया, तो जो गलती पढ़ेंगे उसको माइनस कर देंगे और सही वाले को प्लस कर देंगे। अब बती बत बती 38 को 32 पढ़ लिया गया है। एट वन प्लेस 38 वाज रीड एज 32, तो -32 प्लस 38 और अभी भी आप किससे डिवाइड कर देंगे दोस्त? 40 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए दिमाग लगाना है, पूरा मत गुना भाग करना है। अब देखो 40 गुने 45 को आप ऐसे ही रखे रहेंगे। अब माइनस, अभी देखिए -70 अब 25 25 50 मतलब कितना आ गया? -20 आएगा। ठीक है ना? अब -32 प्लस 38 कितना आ गया? +6 आ गया। अब बटे 40। अब आप इसको अकेले-अकेले डिवाइड कर दो। 40 गुने 45 बटे 40। अब माइनस कितना? 14 बटे 40 आया ना? आराम से हो जाएगा वो आपका। अब आइए, अब बोलिएगा ये सर अब तो मेरे लिए आसान हो गया। ये 40 से क्या आपका 40 कट गया तो यहाँ पे कितना आ गया? 45 माइनस अब 40 से उड़ा दो, तो 40 तिया 120, 20 बच जाएगा, 40 पंचे 200। तो 45 में से 0.5 घटाइएगा तो कहीं न कहीं क्या आएगा? 44.65 आएगा। यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। तो नंबर डी आया ना? बहुत लोगों का गलत आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि एक बार -35 और एक बार +25 लिखे होंगे और कुछ लोग का सही भी आया होगा जो सवाल को बहुत अच्छे से, इसीलिए मैं ये सवाल दिया था ताकि थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो। चलो दोस्त आगे बढ़ो। ऐसे सवाल को जाओ प्रैक्टिस कर लो। मल्टीपल टाइम्स आते रहते हैं ऐसे सवाल। चलिए। देखिए क्या बोला है, ट्रायंगल एबीसी है जिसमें डी और ई पॉइंट है किस पे? एबी और एसी पे। देखो, अच्छे से फिगर बनाते हैं। देखिए। अरे! हाँ, एबीसी रुक जाओ प्यार से फिगर बनाने दो। चलिए, यहाँ पे डी है और यहाँ पे ई है। बोला है ना डी किसका मिड पॉइंट है जी? डी किसका मिड पॉइंट है तुम्हारा? नहीं मिड पॉइंट नहीं, डी पॉइंट है एबी पे और ई किस पे पॉइंट है जी? एसी पे। ऐसा बात बोला गया है। और एंगल एडीई बराबर एंगल बी है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। अब बात को समझना, बात को समझो। देखो ये कंडीशन कब होता है, ये कंडीशन कब होता है? जब 2 लाइन पैरेलल हो ना, तो ये एंगल बराबर ये एंगल होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है। लेकिन सवाल में बोला हुआ है पैरेलल का कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन एंगल बराबर है। जब एंगल बराबर है इसका मतलब क्या होगा जी? ये आपस में पैरेलल है। फिर ये कॉन्सेप्ट लगाएँगे, यहाँ पे ख़ैर काम नहीं बट फिर भी मैं आपको बता दिए। अब देखिए, अब क्या-क्या दिया है, अब आपका एडी का वैल्यू कितना 7 है, बीडी का वैल्यू कितना 5 है, बीसी का वैल्यू 16 है, तो आपको डीई का वैल्यू निकालना है। अब एक बात समझो, क्या ट्रायंगल एडीई और ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है क्या? यस सर सिमिलर है। अरे हाँ, है ना? ट्रायंगल एडीई किसके सिमिलर है जी? ट्रायंगल एबीसी के। ट्रायंगल एडी किसके सिमिलर है? ट्रायंगल एबीसी के। क्यों? क्यों सिमिलर है? क्योंकि इसके 2 एंगल बराबर है। एंगल ए तो कॉमन है और एंगल डी एंगल बी के बराबर है। यस सर। जैसे ये बराबर हो गया मतलब आप देख रहे हैं एकदम इक्वल मतलब सेम सेम ऑर्डर में इक्वल हो रहा है, तब डायरेक्ट साइड का रेशियो निकाल के सेम कर सकते हैं। तो देखो तुम्हारा, तो एडी का वैल्यू कितना 7 है और एबी का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 5 12। अरे समझो क्यों कर रहे हैं ऐसा? कि जब भी 2 ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो इसके इक्वल एंगल के अपोजिट वाले साइड का अनुपात सेम होता है। अब यहाँ पे देखो एंगल डी और एंगल बी बराबर है। तो इसका ये मतलब है ये वाला एंगल भी इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एंगल ए कॉमन है, एंगल ए कॉमन है। जब 2 एंगल आपस में बराबर है कॉरेस्पॉन्डिंग तो तीसरा भी आपस में बराबर होगा। तो एंगल ई के अपोजिट में एडी 7 है और एंगल सी के अपोजिट में पूरा का पूरा एबी कितना 7 और 5 12 है। यस सर। ये बराबर हो गया। अगर हम ऊपर पहले छोटा वाला लिखे हैं ट्रायंगल तो अभी भी छोटा वाला लिखना होगा डी अपॉन जी 16 बीसी। चलिए अब यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए तो कितना आ गया काट दीजिए। तो 4 से 3 बार में 4 से 4 बार में तो डी का वैल्यू कितना आ गया 7 चौके 28 बटे 3 3 9 27 9.33। देखो कोई ऑप्शन है क्या? यस सर 9.33 ऑप्शन नंबर है। ऐसे सवाल आप करोड़ों बार बनाए। मैं कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा, मैं बस बता दे रहा कैसे कैसे आप काम करेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखो अगले सवाल पे देखो, दिया हुआ द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर। मतलब बोट का स्पीड एक्स का वैल्यू कितना है 8 है। एक्स की ये क्या मानते हैं बोट का स्पीड, वाई क्या मानते हैं स्ट्रीम का स्पीड, और स्ट्रीम का स्पीड कितना है आपका 2 है। तो आपको बताना है अगर ये अप स्ट्रीम में जाएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2 घंटे में। अरे भाई तो अप स्ट्रीम में आपका स्पीड कितना आ जाएगा, अप स्ट्रीम में स्पीड कितना आ जाएगा 8 - 2 मतलब 6 किलोमीटर पर आवर। और कितने घंटे चलाना है 2 घंटे चलाना है, तो 6 दूना 12 किलोमीटर। बस आसान सवाल था, बस प्रैक्टिस करवाने के लिए दिया गया था। आगे देख लीजिए। देखो अगला तुम्हारा सवाल है, एक ट्रेन है 278 मीटर का जो 72 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। दूसरा ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होगा जी, स्पीड ऐड होगा, रिलेटिव स्पीड। जिसका स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है, जिसको 18 सेकंड में पार करती है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। जब भी एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करे तो दोनों की लेंथ को ऐड करते हैं। तो 278 प्लस एक्स। अब देखिए कितना इसका स्पीड है, तो रिलेटिव स्पीड हो जाए लग जाएगा ना, क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है जी। यहाँ पे रिलेटिव स्पीड आपका क्या आ जाएगा 72 प्लस 45। लेकिन ये किस में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो 5/18 से गुना कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, वो सेकंड में आ जाएगा। और कितने देर में पार करती है जी, 18 सेकंड में पार करती, हो गया। 278 प्लस एक्स बराबर, उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 से 18 कट जाएगा। तो 72 और 15 कितना 117, 117 गुने 5/18 और गुने 18 जोड़ दो तो 5 दो 7 सात रहेगा। हाँ कट गया, सही है सही है। ये कट गया तुम्हारा 117 पंचे कितना आ गया 585। और एक्स बराबर इसमें से 278 घटा दो, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 307 मीटर आ जाएगा, जो तुम्हारा ऑप्शन नंबर ये होगा। आसान था ये सवाल। नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 13 क्या है। अगर कार की स्पीड 16 से घट जाती है तो उसी कार को 96 किलोमीटर जाने में 1 घंटा कम लगता है। 1 घंटा कम किसके रिस्पेक्ट में होगा, ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में। देखो देखो यहाँ पे स्पीड का डिफरेंस दिया हुआ है और समय का भी डिफरेंस दिया हुआ है। अरे हाँ या ना। तो मतलब S1 S2 पता है, डेल्टा टी भी पता है, डिस्टेंस भी पता है, तो हम काम कर सकते हैं इक्वेशन बना के। क्यों, क्योंकि हमको एक फॉर्मूला पता है, S1 × S2 डिवाइडेड बाई मॉड S1 - S2 इंटू डेल्टा टी बराबर क्या होता है मेरे भाई, डिस्टेंस होता है। देखिए स्पीड इज डिक्रीज्ड बाय 16 किलोमीटर पर आवर। तो हम ऐसा काम करेंगे, ओरिजिनल स्पीड को कुछ ना कुछ तो मानना होगा। तो लेट ओरिजिनल स्पीड बराबर क्या मान लो, एक्स मान लो। तो पहले का स्पीड एक्स, तो अब का स्पीड क्या आ जाएगा x - 16। और इन दोनों का डिफरेंस 16 होगा। अरे एक्स और x - 16 का डिफरेंस 16 है। S1 - S2 मतलब इन दोनों के स्पीड का डिफरेंस, ठीक है ना। और ये किसके इंटू डेल्टा टी, और कितना घंटा है आपको कम ले, कितना घंटा ज्यादा लिया गया, इट टेक्स 1 आवर मोर। मतलब डेल्टा टी का मतलब आपका कितना आ गया, 1 घंटा आ गया। बराबर डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है जी 96 है। अब देखो दोस्त, यहाँ से x इंटू एक्स - 16 बराबर कितना आ गया 96 × 16। थोड़ा पेस मेंटेन करके रखे हुए हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। अब देखो ये 96 है, अब समझो बात को। अब ये 96 × 16, तो इसको ऐसे तोड़ो ना, इसको ऐसे तोड़ो 96 16 का, ताकि डिफरेंस 16 का आ जाए। क्यों कि इधर x और x - 16 है, x इंटू एक्स - 16, तो दोनों का डिफरेंस 16 है। तो इधर भी 96 × 16 को ऐसे तोड़ो ताकि डिफरेंस 16 का आ जाए। अभी तुम 96 में से 16 घटाओगे तो 80 आएगा। इसके लिए आपको समझना होगा। अब देखिए हम कैसे कर रहे हैं, इसको 48 × 2 में तोड़ ले रहे हैं, और 16 × 2 आपस में देख लो 32। 16 × 2 देखो 32, हाँ 48, तो 48 × 32 डिफरेंस आ गया 16 का। यस सर। तो एक्स ये प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, बराबर 48 × 32। अब आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए दोनों का डिफरेंस कितना है जी, 48 में से 32 गया 16, और x और x - 16 है, तो डिफरेंस 16 का आ गया। यस सर। अभी देखिए, अब समझो बात को, पहले x के बारे में सोचो, x इंटू एक्स - 16 है। देखो x और x - 16, तो x एक तुम्हारा टर्म है और दूसरा x - 16 दूसरा टर्म है। तो x - 16 और इधर क्या x, x - 16 से बड़ा या छोटा है, x - 16 से बड़ा या छोटा है। गुरु जी x - 16 इतना दूर में तो भर का है। अरे वैसे नहीं, आप देखो x में से घट रहा है मतलब वो टर्म छोटा है, तो x बड़ा है, तो बड़ा बड़े के पास जाएगा, बड़ा बड़े के पास जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया 48 आ गया। हो गया, आपका आंसर आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। यही आपके सवाल के जवाब है जी। आपसे ओरिजिनल स्पीड तो पूछा है, मूल गति क्या है। ठीक है दोस्त, चलिए अगले सवाल पे आइए। बोला गया है 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 216 है और उसी का कंपाउंड इंटरेस्ट 228 है, तो रेट बताना। दुनिया का सबसे आसान सवाल है। 216 आपका क्या है, एसआई है। तो 1 साल का एसआई कितना होगा 108, और दूसरे साल की एसआई कितना होगा 108 होगा। लेकिन देखो ये पूरा का पूरा सीआई कैलकुलेट हो जाएगा कब, जब ब्याज का ब्याज भी यहाँ वाला टर्म पता चल जाएगा। यही ना होता है ट्री मेथड। अभी देखो समझो बात को,
108 है 108 216 आ गया, मतलब 228 में से अगर तुम 216 घटा लोगे, ये 12 और ये 12 यहाँ लिख सकते हैं। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? देखो 108 तो पहले वर्ष का ऐसा ही है, अगले वर्ष का भी ऐसा 108 ही है, तभी तो 108 108 216 होगा और 216 में 12 जोड़ दोगे तो 228 आ जाएगा। वही तुम्हारा क्या पूरा का पूरा सीआई हो गया। तो देखिए रेट निकालना होता है, तो 12 108 का कितना परसेंट है वही तो रेट चला आएगा। तो 12 108 का कितना परसेंट है, 12 108 का कितना परसेंट है वही रेट आ जाएगा। तो 12 से कितनी बार में 9 बार में 100/9 कितना होता है 11.11%। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बी मीन्स। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट अगले सवाल पे आओ। एक 9 डिजिट नंबर है तुम्हारा जो 72 से कट रहा है, तो आपको 4x प्लस 4y का वैल्यू बताना है। एक अच्छा बात है यहाँ पे कोई मिनिमम मैक्सिमम नहीं रखा आपने, तो कल्याण हो जाता, थोड़ा सा लंबा चल जाता। अब आइए देखिए, पहले तो देखिए आप 4 8 9 x 6 3 7 8 y, इसको किससे डिवाइड करना, 72 से करना। 72 को तोड़ लो आप 8 गुने 9 में, और जब भी 8 है तो कोशिश करो, रुक जाओ जूम आउट हो गया। जब भी 8 है तो कोशिश करो आप पहले 8 से डिवाइड करके आखिरी 3 डिजिट को फिक्स कर दें। तो भाई मेरे आखिरी 3 डिजिट क्या है, 7 8 वाई है, इसको आप किससे डिवाइड कर दो, 8 से डिवाइड कर दो। एक बार आप चेक कर लो हम गलत नहीं ना लिखे, 4 8 9 x 6 3 7 8 वाई सही है। अब 7 8 वाई को हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो वाई का वैल्यू क्या होगा, अभी देखिए। पहले 78 को 8 से काटो, 8 नम 72, 6 बचा। 6 के बाद कौन आएगा जो 8 से कटेगा, मतलब 6 के बाद 4, एक ही नंबर आएगा जो कटेगा, 64। मतलब वाई का वैल्यू कितना आ गया जी, 4 आ गया। वाई का वैल्यू कितना आ गया, 4 आएगा। अब इसको आप यहाँ पे रख दो, तो 4 8 9 x 6 3 7 8 और y का वैल्यू कितना है, 4। अब आपको इसको किससे डिवाइड करवाना है, 9 से डिवाइड करवाना है। 9 से डिवाइड करवाने का मतलब क्या होता है, इन सारे जो डिजिट है ना उन सबका आप सम निकालिएगा ना, तो कहीं ना कहीं 9 से कटना चाहिए। अब देखो तरीका दो होता है, या तो सबको जोड़ लो या रिमाइंडर थ्योरम लगाते चल जाओ। अभी देखो रिमाइंडर थ्योरम तुमको लगा के बताते हैं, फिर तुमको दूसरा तरीका भी बता देंगे। देखिए अगर तुम जोड़ोगे तो 9 तो तुम्हारा कट ही जाएगा, 9 तो तुम्हारा कट ही जाएगा। 8 4 12, तो रिमाइंडर 3 बच गए, 6 3 9 कट गया तुम्हारा। देखो 8 7 15 4 19, तो यहाँ क्या बच गया 1 और तुम्हारा x बचा हुआ है। तो 3 प्लस एक्स प्लस 1 9 के बराबर कर दो। तो x प्लस 4 का वैल्यू कितना आ गया, 9, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5 हो गया। x का वैल्यू आ गया। तो तुम्हें वैल्यू क्या चाहिए, 4x प्लस 4y, 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4, रूट अंडर 20 प्लस 16, 36 का वैल्यू कितना आ गया, 6। ऑप्शन नंबर बी बाजी है। बात को समझे, हम सबको जोड़ने के बजाय हम क्या कर दिए, रिमाइंडर थ्योरम लगा दिए 9 से काट के। देखो 8 4 12, 9 से काट दो 3 रिमाइंडर बच गए, 9 से 9 कटिए गया, x है, 6 3 9 उड़ गया, 8 7 15 4 19, 8 7 15 4 19, 9 2 18, एक रिमाइंडर बच गया। तो 3 प्लस 1 4 आया। अब 4 में कितना जोड़ोगे जो 9 से कटेगा, 5। अगर तुम बोलोगे सर 4 में 14 जोड़ेंगे तो 9 से कटेगा ना, कट जाएगा, लेकिन एक्स का वैल्यू हमेशा 0 से लेके 9 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं बोला, मतलब वो ये वंस डिजिट के बारे में बोला, ये एक इकाई, ये बोलते हैं ना 1 डिजिट, पता नहीं क्या मन में आ रहा है। एक होता है तुम्हारा टेंस वाला, 2 नंबर वाला, एक होता है सिंगल वाला। 1 डिजिट वाला बोला, 2 डिजिट का बोलता तभी ना कुछ काम होता 14 वगैरह। 1 डिजिट बोलते तो आप 0 से लेकर 9 के बीच में ही रहेंगे। ठीक है जी। अगर आपको ये नहीं समझ में आया है कैसे रिमाइंडर थ्योरम लगाए हैं, तब क्या कीजिए, सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़िए। 8 4 12, 12 9 21, 21 6 27, 27 3 30, 30 7 37, 37 8 कितना 45, 45 4 कितना जी 49, 49 में कितना जोड़ोगे 9 से कटेगा 5, 49 5 54, वही x का वैल्यू 5 आ गया। उतना जोड़ेंगे उससे बढ़िया काटते चले जाएंगे। ठीक है भाई, आगे देखो। देखो सवाल नंबर 16, 16 देखो ये तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन है। और एक काम करो, देखो जब भी सिंप्लीफिकेशन का है ना आपके पेपर में सवाल, तो कोशिश कीजिए ना इसको सबसे आखिरी में बनाने का। क्यों, अगर बड़ा सिंप्लीफिकेशन है तो कोशिश करो इसको आखिरी में लेके जाने का, छोटा तो वहीं निपटा दो। जनरली होता है क्या ना, सिंप्लीफिकेशन में बहुत कम चांस होता है जिसमें पहली बार में आंसर आ जाए, दूसरी बार तीसरी बार में आंसर आता है, अगर हम सावधानी से कैलकुलेशन नहीं करते हैं तो। और अगर वो आंसर नहीं आता तो हम काट के फिर दोबारा बनाने लगते हैं। क्यों, क्योंकि तो बचपन में सबसे पहले पढ़ते ही है सवाल, और ये आता तो अपने ईगो पे लेके बार-बार बनाने लगते हैं। उससे क्या होता है 3-4 सवाल का समय खत्म हो जाता है। आखिरी में बनाएँगे, एक बार में बना तो बना, नहीं तो पहले सवाल तो सब जो बना हुआ है, बन गया तो ठीक है, वरना छूट जाएगा, कोई बात नहीं। बट उसको कोशिश है आखिरी में लेके जाने का, ठीक है? जब बड़ा सिम्प्लीफिकेशन है तो। अब देखो अगले सवाल को देखो। इस सवाल में देखो कोशिश करना है, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट वाइज़ में काम कर लेते हैं। तो आइए 2 दूना 4 1 5/2 शिफ्ट वाइज़ में काम करेंगे, इंटू। अब यहाँ पे इंटू लगा देते हैं क्योंकि एक ब्रैकेट के अंदर काम है। 8 एकम 8, 7 15/8 है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दीजिए 8/15 लिख दीजिए। छोटा बात है।
काटते हैं तो 2 से कितनी बार में 4 बार में, 5 से कितनी बार में 3 बार में, तब 4/3 लिखेंगे। इसका काम खत्म हो गया। आगे डिवाइडेड बाई है तो ठीक है, डिवाइडेड लगाए रहेंगे। अब इस ब्रैकेट का काम करते हैं। अब देखिए, इसका काम करेंगे तो इसके बीच में कहीं न कहीं ऑफ लगा हुआ है। 11 पूर्ण 1/3 ऑफ 1/8 है। तो पहले ऑफ का काम होगा, बाद में डिवाइड का काम होगा, तो पहले ऑफ वाला काम कर लेते हैं। 11 तिया 33 से 34/3 गुने 1/8 है। काट देते हैं इसको। एक बार चेक करते रहना, 11 तिया 33 से 34/3 कहीं यहीं पे गलती हो गई तो कल्याण हो जाएगा। 2 से 4 बार में, 2 से 17 बार में, तो 17/12 और कहीं न कहीं इधर डिवाइड भी तो लगा हुआ है इस साइड, 9 9 में 81 4 85, 85/9 है। तब आप इसको क्या कर लीजिए, यहीं पे इसको काट-पीट दीजिए। तो 12/17 तो 17 से कितनी बार में काट दीजिए, 17 से कितनी बार में 5 बार में, 3 तिया 9, 3 चौके 12, कहीं न कहीं 5 चौका 20/3 आ गया। 4/3 डिवाइडेड बाय 20/3। आगे देखो ना, आगे तुम्हारा ऑफ भी लगा हुआ है। ऑफ, ऑफ क्या है 4/3। तो पहले इस ऑफ वाला को काम कर लेते, फिर बाद में इंटू वाले को लेके आएँगे। ठीक है दोस्त? आओ। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो डिवाइडेड बाय 20 चौके 80, 80/9 आ जाएगा। 4/3 डिवाइडेड बाय 80/9 इंटू, अब इंटू लगा लो, 5 तिया 15, 1 16/3 है। ठीक है दोस्त? चलिए इसका काम कर लेते हैं। तो 4/3 गुने क्या आ जाएगा 9/80 गुने क्या आ जाएगा 16/3। देखिए काट-पीट के कटता है कि नहीं कटता? 16 से कितनी बार में 5 बार में, 3 तिया 9 उड़ गया। तो यहाँ क्या बच गया 4/5। अब देखो और क्या-क्या है? 4/5 के साथ और क्या-क्या? माइनस, अब देखिए माइनस, माइनस से तो माइनस को भूल जाते फिलहाल। 9/8, 9/8 डिवाइडेड बाय 3/4 है ना? डिवाइडेड बाय 3/4 है। आप इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लो। 9/8 गुने 4/3। 3 से कितनी बार में? 3 बार में, 4 से कितनी बार में? 2 बार में। ये कहीं न कहीं -3/2 आया है। आइए इधर लेके चलते हैं। तो 4/5 में से क्या घटाना है? -3/2। तो 5 और 2 का एलसीएम कितना आ गया? 10 आ गया। 4 दूना 8, 2 पंचे 10 15, कहीं न कहीं क्या आ गया? -7/10 आ गया। देखो तो कोई ऑप्शन है क्या? यस। देखिए, अगर हम इसको टुकड़े में तोड़ के बना लिए तो सवाल जल्दी बन गया ना। अभी हम एक के बारी में सब ब्रैकेट को एक के बारी खोल देते हैं, हो जाता कल्याण, तो आंसर नहीं आता। ठीक है दोस्त? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। देखिए सवाल नंबर 17 क्या है, जो आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, आपको डायगोनल निकालना है। दुनिया का सबसे आसान काम है। देखिए 2 इंटू एल प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 42 दिया हुआ है। तो यहाँ से दोस्त एल प्लस बी कितना आ सकता है? 21 आ सकता है। और एरिया क्या होता है? एल इंटू बी, और एल इंटू बी का वैल्यू कितना है? 108 है। अब दोस्त देखो, 108 को ऐसे तोड़ो ताकि जोड़ने पे 21 है। बोलोगे यार सर 12 नामा 108। अरे 12 9 21, 12 नामा 108, यस सर। ये क्या आ गया? एल आ गया, और ये क्या आ गया? बी आ गया। ठीक है जी। अब आपको डायगोनल लाना है, तो डायगोनल बराबर क्या होता है? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आसान काम है। अब 12 और 9 का ट्रिपलेट 15 होता है, ये दुनिया जानता है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्त? चलो नेक्स्ट। अब देखो सवाल नंबर तुम्हारा ए बी, ये एक साइक्लिक कोलेटरल है। अक्सर ऐसे सवाल मतलब 4-5 बार आए हैं, तो मैं इसलिए डाला क्योंकि फिर से पेपर हो रहा है, तो हो सकता है पेपर में ये सवाल आ जाए। बट चांसेस कम हो गए ऐसे सवाल आने का, ये वाला सवाल। एक्चुअली ये सवाल पहले मेंस में आया था, फिर सीपीओ में आया ये सवाल। देखो, बस हमने डेटा चेंज किया आपको समझाने के लिए। और इस सवाल का एक स्पेशल, इस सवाल का सिर्फ प्रूफ ही अपने चैनल पे है। इस सवाल का प्रूफ ही अपने चैनल पे, जाओ देख लेना सर्कल वाले प्लेलिस्ट में। एबीसीडी तुम्हारे एक क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो पहले तो एक आप ये सर्कल बना लो, उसके अंदर में क्या कर दो, एक आप क्वाड्रिलेटरल बना दो, जो कहीं ना कहीं क्या है जी? साइक्लिक है। ए बी सी डी आपका क्या? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या बोलता है? डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स डायगोनल ए सी, मतलब ए सी अपने आप में बाइसेक्ट हो रहा है, और बाइसेक्ट कौन कर रहा है? बीडी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एसी बराबर है। एसी को बाइसेक्ट कर दिया गया ना, एसी को बाइसेक्ट कर दिया गया। मान लीजिए ओ कोई पॉइंट है, ओ सेंटर नहीं, ऐसा नहीं है। अब एक बात याद करके रखिए, जब भी ऐसा प्रॉपर्टी है ना, और जो डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है ना, हमने क्या बोला? जो डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है, उसके इस साइड और इस साइड का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। जो भी डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है, जो कर रहा है वो नहीं, जो हो रहा है, उसके इस साइड और इस साइड के प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। देखो क्या क्या दिया हुआ है। ए बी का वैल्यू तुम्हारा 4 है, देखिए लाल कलम से लिखते हैं, उन्हीं कलम से ए बी 4 है तुम्हारा, बी सी 6 है, सी डी नहीं पता वही निकालना है, और ए डी कितना 9 है। तो इस साइड का प्रोडक्ट मतलब 9 गुने 4 इसके बराबर होगा, x इंटू 6 के बराबर होगा। 36/6 कितना आंसर आ गया? 6 हो गया, आपका आंसर आ गया। इसका प्रूफ जाओ चैनल पे देख लेना, प्लेलिस्ट में पड़ा है जी, सर्कल की प्लेलिस्ट में। ठीक है दोस्त? चलिए
आइए, अब ये तो सबसे आसान सवाल है, बोला गया साइन ए माइनस कॉस ए बराबर 0 है। तो साइन ए और कॉस ए आपस में बराबर कहाँ होता है? अब 0 तभी ना होगा जहाँ आपस में बराबर होगा, कहाँ? जब ए बराबर क्या होगा जी 45 डिग्री। अब आपको कॉट 45 का वैल्यू बताना है। कॉट 45 1 होता है, खत्म, सवाल का जवाब आ गया। आए हैं, ऐसे सवाल भी आए हैं पेपर में, पेपर को आसान बनाने के लिए। आइए, अब देखिए अगला सवाल है कॉस थीटा बराबर पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस 1। जब भी ऐसा कंडीशन हो, आपको पता है कॉस थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस 1। ये कहीं न कहीं रुकिए हम आपको बता देते हैं। ये कहीं न कहीं बेस और हाइपोटेनस है। तो आपको यहाँ से परपेंडिकुलर लाना होगा और परपेंडिकुलर पता है क्या होगा? 2p होगा। डायरेक्ट सबसे बेसिक चीज़ है। सबसे बेसिक है। पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1 और 2p आपस में क्या होता है जी? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। कैसे प्रूफ किया हुआ है ट्रिगो के प्लेलिस्ट में, जाओ उसको देख लो। अब देखो तुम्हारा क्या दिया गया है, तुम्हें किसका वैल्यू बताना है? कोसेक थीटा का वैल्यू बताना है। कोसेक थीटा बराबर कितना? हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस क्या है जी? पी स्क्वायर प्लस 1 और परपेंडिकुलर क्या है? 2p। पी स्क्वायर प्लस 1 बाई 2p, पी स्क्वायर प्लस 1 किधर है जी? बाई 2p हो गया, ऑप्शन नंबर बी है। खत्म, आंसर आ गया। अगर तुम्हें पता है तो ठीक है, वरना फिर इसी में कैलकुलेशन में आप उलझे रह जाएंगे। ये भी बहुत मस्त सवाल है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू दे रखा है, आपको साइन प्लस कॉस लाना है। देखो एक प्रॉपर्टी क्या होता है समझना, एक प्रॉपर्टी होता है, इसका भी प्रूफ चैनल पे किया गया है, जाइए देख लीजिए। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर अगर आपको सी दिया गया है, देखना, और ऐसा दे दिया जाए, फिर कोएफिशिएंट एक्सचेंज कर दिया जाता है, बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बराबर अगर डी दिया जाता है, कि रिलेशन बनता है, क्या रिलेशन बनता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एक रिलेशन बनता है। अब देखिए, आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1/29 दिया हुआ है, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालना है, तो उसको क्या मान लीजिए? एक्स मान लीजिए। अब बस जो जो कोफिशिएंट है ना उसका स्क्वायर करके सम इक्वेट कर दीजिए। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर क्या? 1/29 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हो गया, यहाँ से कैलकुलेट कर दो। एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा? 2 में से 1/29 का स्क्वायर कितना होता है? 841 होता है, घटा दीजिए। 841 दूना दो 1682, 1682 में से एक गया 1681, बटा कितना जी? 841। यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आएगा? रूट अंडर 1681 डिवाइडेड बाई 841। 1681 का स्क्वायर रूट 41 और 841 का स्क्वायर रूट कितना? 29। 41/29 हो गया, आपका ऑप्शन आ गया। अगर पता है तो देखो बहुत जल्दी बन जाएगा, नहीं पता तो कल्याण हो जाएगा। इसका प्रूफ भी चैनल पे किया गया, चाहिए उसको देख लीजिए। जो पेपर में अक्सर आते रहते हैं ना, सब आपको हम ऑलमोस्ट करवा दिए। कुछ दिन में नया-नया चैनल खुला और उसी में आपको हो गया है ये सब चीज़, छोटा-छोटा चीज़ सब। अब देखो ये रेशियो के बहुत तगड़े सवाल है, अक्सर आते रहते हैं, परसेंटेज और रेशियो मिला के। इनकम एक्सपेंडिचर का सवाल है, मेंस में तो पहले खूब आता था, जब 100 सवाल का मेंस हुआ करता था। जब तक हम लोग का सिलेक्शन हो रखा था 2021 तक, 2020 में हमारा सिलेक्शन हुआ था, 21 तक जी 200 नंबर 100 नंबर के 100 सवाल आए थे मेंस में मैथ्स के। बट अब नहीं आते, अब तो 25 सवाल आते हैं, 30 सवाल आते हैं ना, कोई बात नहीं। अब तो सिलेक्शन अब थोड़ा-सा आसान बन गया, कि मैथ्स का वेटेज थोड़ा कम हो गया। अब सबके लिए रास्ता खुल गया। पहले उसी के लिए था जिसका मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग था या अच्छा था, वो काम कर लेता था। अब सभी सब्जेक्ट को आपको इक्वल पकड़ बनाना होगा, सिर्फ मैथ्स नहीं पढ़ेंगे आप। देखो इनकम दिया हुआ है दोस्त, इनकम ए और बी का कितना दिया हुआ है? 2:3, और एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ? 1:2 दिया हुआ। अभी देखिए बोला गया है जो 90% ऑफ बी एक्सपेंडिचर, मतलब बी का एक्सपेंडिचर का 90% इज इक्वल टू क्या है जी? इनकम ऑफ ए, मतलब ए का इनकम। ठीक है, तब यहाँ पे आप ऐसे कर लीजिए, बी का एक्सपेंडिचर अपॉन ए का इनकम बराबर 10/9 हो जाएगा। मतलब कहने का ये मतलब है, अगर आप बी के एक्सपेंडिचर और ए के इनकम का अगर आप अनुपात निकालिएगा तो 10/9 आएगा। ढूंढिए इसमें बी का एक्सपेंडिचर कौन है? बी का एक्सपेंडिचर कौन है जी? ढूंढो, यहाँ पे बी का एक्सपेंडिचर 2 है। और ए का एक इनकम कौन है जी? तो ए का इनकम 2 है। संजोग है दोनों बराबर है। अगर बराबर नहीं होता तो पहले हम इसको बराबर करते। यही बोल रहा है, इसी इन दोनों का अनुपात ही 10, ये 9:10 होना चाहिए। इनकम को हम पहले बोल रहे हैं, 9:10 होना चाहिए। तो पहले हम इसको सेम कर लेते हैं, बाद में जो रेशियो चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे सेम दिया ही हुआ है, तो सबसे आसान काम है। तो इनकम के हिस्से में आप किससे गुना कर दो? 9 से, और एक्सपेंडिचर के हिस्से में किससे गुना कर दो? 10 से। बस आपका काम हो जाएगा। देखो 9 दूना यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 दूना 18, 9 तिया 27, 10 से कम 10, 10 दूना 20। आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 18 और 20 का आप अनुपात निकालो ना, 18-20 का 9:10 आ जाएगा। इनकम को हम पहले ऊपर लिख रहे हैं। यस सर।
अब अगर हम इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? सेविंग आ जाएगा। तो 18 में से 10 गया 8 और 27 में से 20 गया 7 हो गया, आपका आंसर आ गया 80%। बहुत चर्चित है भाई, ऐसे सवाल आपके टीचर ज़रूर करवाए होंगे और पेपर में अक्सर आते रहते हैं। जाइए, अगर कम समझ में आए तो जाइए ऐसे सवाल का प्रैक्टिस कीजिए भाई। देखो सवाल नंबर 23 बहुत चर्चित सवाल है, एनटीपीसी में भी कितनी बार आ रखा है, अपने एमडीएस में आ रखा है, सीजीएल में आ रखा है। देखो सवाल 23 क्या है तुम्हारा, जो फ्रेश फ्रूट में 68% तुम्हारा क्या है जी? पानी है और ड्राई फ्रूट में 20% पानी है। तो बोल रहा है बताइए हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 60 केजी ऑफ फ्रेश फ्रूट। आप समझो, फ्रूट एक्चुअली 2 चीज़ से बना होता है, पल्प और पानी से। देखो पल्प का मतलब है गुद्दा और पानी, तो पानी ही हुआ। अब देखिए जैसे आम है, तो आम में ऐसे समझिए, सर गुठली का मत सोचिएगा, देखो आम में एक्चुअली 2 ही चीज़ है, या गुद्दा है और पानी है जी। अब देखो जैसे मान लो सुबह-सुबह अगर आप एक मालदा आम तोड़ते हैं और जाके छत पे रख दीजिएगा, तब बोलिएगा सर शाम तक उस आम का क्या होगा? सर कौवा लेके चला जाएगा, वो सब बात नहीं है भाई। अभी समझो बात हम कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे मान लो आप सुबह में आम रखेंगे, तो शाम को देखते आम पीछे के एकदम छोटा हो गया होगा। क्यों? जितने उसके पानी होंगे ना वो इवेपोरेट हो गए होंगे। लेकिन गुद्दा कांस्टेंट रहेगा, गुद्दा, मेवा वो नहीं उड़ेगा। ऐसा हुआ क्या? सर गुद्दा उड़ रहा था ऊपर में देखे, ऐसा नहीं ना होगा। तो बात समझिए, मतलब क्या कांस्टेंट रहेगा हर हाल में? गुद्दा कांस्टेंट रहेगा। अब एक बात समझो, 60 केजी फ्रेश फ्रूट है, तो 60 केजी फ्रेश फ्रूट में 68% पानी है, मतलब 32% गुद्दा होगा। तो 60 का 32% क्या होगा जी? गुद्दा, मतलब पल्प हो गया। अब बोल रहा है बताइए तो हाउ मच ड्राई फ्रूट, तो ड्राई फ्रूट का आपको वजन नहीं पता, तो उसके वजन को क्या मान लीजिए एक्स। इसमें क्या है जी? इसमें 20% पानी है, मतलब यहाँ भी 80% क्या होगा? गुद्दा, और गुद्दा तो हर हाल में कांस्टेंट रहेगा। है समझ में? यहाँ से एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर दो। कैलकुलेट करोगे तो 80 के पहाड़े में कितनी बार में? 0.4 बार में जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 60 से 240 में तो 24 आ गया। नंबर ए। खत्म। समझ पाए क्या? चलिए आगे देखिए। बहुत आसान होता है ऐसे सवाल, वन लाइनर सवाल थे ये सब। अब देखो क्या है तुम्हारा, एक तुम्हारा पाई चार्ट है, जिसमें एक नितेश नाम का आदमी, जैसे हम ही नितेश है, मेरा ही नाम का आदमी है, और बोला थ्रू क्रेडिट कार्ड अलग अलग बैंक से अलग अलग बैंक की क्रेडिट कार्ड पे कुछ ना कुछ स्पेंड किया है, और टोटल मनी स्पेंड कितना किया है? 7,20,000 किया है। तो आपको बोल रहा है व्हाट इज कंबाइंड स्पेंडिंग थ्रू क्रेडिट कार्ड ऑफ बैंक ए एंड सी। मतलब ए और सी के द्वारा कंबाइंड बता रहा है, कोई बुरा चीज थोड़ी ना है और कोई बड़ा बात भी नहीं है। देखो टोटल डिग्री में दे रखा है, तो कहीं न कहीं आप ऐसा सोच लीजिए 360 डिग्री टोटल होगा। अरे जब भी डिग्री में तो 360 डिग्री, परसेंटेज में तो पाई चार्ट मतलब 100%। हाँ या सर? तो 360 डिग्री का वैल्यू कितना है? 720 पे कितना है? 000। तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा? 360 के बारे में 2 बार 720, 1 पे 2 पे तुम्हारा क्या आ गया? 000। 1 डिग्री का वैल्यू 2000 आ गया। अब ए और सी का लाना है, तो ए और सी का मतलब कितना? 100 प्लस 40 कितना जी? 140। अब 140 डिग्री का वैल्यू लाना है, तो 140 गुने कितना जी? 2000। 140 दूना क्या होगा आपका? 14 दूना 28, 280। 280 पे 000 हो गया, आपका ऑप्शन आ गया। देखिए तो कोई ऑप्शन है क्या? 280 पे 000 देख रहे हैं, फंसाने के लिए दिया हुआ है। एक आधे को जीरो इधर-उधर हुआ कि आपका जीरो हो जाएगा। 280 पे 000। आइए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी आपका बहुत आसान सवाल है। मैं आपको समझाने के लिए दिया है ऐसा सवाल। जो टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर 54 से सोल्ड हुआ है, कौन-कौन महीने में वो दिया हुआ है और डिग्री वाइज़ में दिया हुआ है आपका। तो आपको बोल रहा है, सवाल में क्या बोला है, जो देखिए इन व्हिच मंथ वाज़ द नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड अबव 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड इन 5 मंथ। मतलब बोल रहा है बताइए 25% से ज़्यादा किस महीने में, 25% से ज़्यादा किस महीने में आपका सेल हुआ है। अब एक बात देखिए, डिग्री में दिया हुआ है ना, तो आप 5400 के बारे में मत सोचिएगा, आप सोचिए डिग्री में पहले निकाल लेते हैं। तो 360 डिग्री होगा, टोटल तो आपका 360 डिग्री होगा। 25% से ज़्यादा, तो हम देख लेते हैं 25% का मतलब क्या? 1/4। तो 90 डिग्री से जहाँ सेक्टर बना होगा, वहीं 25% से ज़्यादा सोल्ड हुआ होगा। देखो 90 डिग्री से कहाँ ज़्यादा है जी? मार्च में, 99 डिग्री है ना? तो मार्च में आपका क्या है जी? 25% से ज़्यादा सोल्व हुआ है। 90 से कम देखो चारों है, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, लेकिन मार्च है जो 90 से ज़्यादा है, मतलब आपका डायरेक्ट आपका आंसर आ गया जी मार्च। देखें 5400 पे सवाल का जवाब भी नहीं डिपेंड किया। समझ पाएँ? तो देखो सवाल को अगर तुम अच्छे से बनाओगे, तो 2-3 तरीका होता है सवाल को बनाने का। बट बेसिक्स हमेशा कंप्लीट करके रखिएगा। जब बेसिक्स कंप्लीट करेंगे ना, तो सवाल आधा पढ़ेंगे, अगला आपको खुद समझ में आ जाएगा। और ट्रिक अगर पढ़ते रहेंगे ना, तो सवाल ही नहीं समझ में आएगा। तनको चेंज करेगा ना, कल्याण कर देगा। तो बहुत ऐसे मास्टर होंगे या बहुत ऐसे स्टूडेंट भी होंगे, जो क्या करते होंगे, सिर्फ़ ट्रिक की मदद से काम कर लेते हैं। अरे भाई, जैसे मान लीजिए
हम टीचर हैं, तो हमारे पास तो 1000 मतलब सवाल, हम इतना सवाल बनाए जो हमको पता चाहिए, ये सवाल ऐसे, ये सब सवाल का छोटा-छोटा ट्रिक निकाल के आपको दे दें। लेकिन आप एग्ज़ाम जाओगे देने, इतना सवाल आप थोड़ी ना प्रैक्टिस करके गए हो। आपको एक पैटर्न पता हो, अच्छा इस पैटर्न पे सवाल आएगा, ऐसे 10 सवाल कराए हुए हैं, अच्छा ऐसे बनाएँगे तो आराम से बन जाएगा। तो ठीक है, अब बनाओ ना वैसे। हर सवाल का छोटा ट्रिक मत ढूँढो, कोशिश करो पहले बेसिक से बना ले, और बेसिक्स में एक एक्चुअली ट्रिक छुपा होता है। अच्छे से बनाओगे परसेंटेज वगैरह ये सब, तो बेसिक्स में कहीं न कहीं हर बार ट्रिक छुपा होता है, और हर टीचर ये करवा देते हैं। ठीक है दोस्त? तो एक और आपका मॉक बचा हुआ है, मॉक नंबर 4, वो देखिए, वो अच्छा मॉक रहेगा आपका, और वो देके आपका मॉक एंड कर देंगे, और 14 तारीख से आप जी मैराथन में कूद जाएँगे, पेपर का धुआँ उड़ा के आएँगे। ठीक है दोस्त? तो मिलते हैं फिर अगले मॉक में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।